नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की। रांची से ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के रास्ते पर अब झारखंड सरकार भी आगे बढ़ने लगी है। झारखंड में जातीय जनगणना को मंजूरी मिल गई है। सीएम चंपई सोरेन ने जातीय जनगणना को मंजूरी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में जातीय जनगणना को मंजूरी मिल गई है। तो ठीक चुनाव से 6 महीने पहले ये बड़ा फैसला चंपई सोरेन कैबिनेट ने लिया है। कैबिनेट बैठक हुई बीते दिन, जिसमें ये बड़ा निर्णय लिया गया। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई कि झारखंड में भी जातिगत जनगणना होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रांची से की बड़ी खबर, बिहार के रास्ते पर अब झारखंड सरकार भी चल रही है। झारखंड में जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जातीय जनगणना को मंजूरी दी। बिल्कुल ऐसा ही बिहार में भी देखने को मिला था कि जिस तरह से चुनाव से पहले बिहार में जातीय जनगणना की बात सामने आई थी, बिल्कुल उसी रास्ते पर अब झारखंड सरकार भी आगे बढ़ रही है। चुनाव में जनता को साध सके, इसके लिए जातीय जनगणना का यहां पर फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में बीते दिन कैबिनेट की बैठक हुई। चंपई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। कई प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जातिगत जनगणना का है। ऐसे में जातिगत जनगणना के प्रस्ताव को झारखंड कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले ये निर्णय लिया गया है। अब हालांकि इस निर्णय का कितना असर चुनाव के दौरान देखने को मिलता है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जेल में इस दौरान बंद हैं। वहीं चंपई सोरेन ने झारखंड की कमान अपने हाथों में ले रखी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बीते दिन झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बिल्कुल बिहार के ही रास्ते अब झारखंड सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार में भी कुछ इसी तरह चुनाव में जनता को साधने के लिए जातिगत जनगणना की बात सामने आई थी। बिल्कुल उसी तरह से बिहार सरकार के रास्ते पर अब आगे बढ़ते हुए झारखंड सरकार दिख रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बीते दिन कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जातिगत जनगणना का, इस प्रस्ताव को भी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, जिस तरह से ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले झारखंड कैबिनेट ने यह बड़ा निर्णय लेते हुए जातिगत जनगणना को, इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, किस तरह से इस निर्णय के तहत जनता को साधने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए आज का ऐतिहासिक समय कह सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जब झारखंड में भी जातीय जनगणना को लेकर के उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा पॉलिटिकल वायलेंस के रूप में देखा है। जो भी विपक्षी इस पर सीधे निशाना साध रहा है कि सरकार के पास 4 साल से अधिक समय से वैसे में उन्होंने जातीय जनगणना की बात की चर्चा नहीं की। वैसे मुझे लगा चुनाव के आते ही में ऐसे कम समय में, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में जातीय जनगणना इतने कम समय में संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बीजेपी इसे पॉलिटिकल मुद्दा के रूप में देख रही है। इसे जनता का भला होने वाला उन्होंने नहीं कहा है। तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने कम समय में एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि इसे लेकर के क्योंकि जो दलित है, यहाँ के जो आदिवासी वोट है, जिस प्रकार से उनको पिछले लोकसभा के चुनाव में उनको मैंडेट मिला है, जितनी भी आरक्षित सीटें थी और इन कुछ सीटों में झारखंड इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी, वैसे ही उसी हिसाब से इन दलित वोटों, आदिवासी वोटों को साधने को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो दूसरी तरफ कैबिनेट में इसके अलावा कई ऐसे प्रस्ताव लिए गए जो राज्य के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन कैबिनेट के प्रस्तावों में भी आप जितने भी राज्य के माननीय है, उनकी भी वेतन की वृद्धि और यात्रा भत्ता की वृद्धि भी प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि उन्होंने जो जितने भी माननीयों का वेतन भत्ता के अलावा विपक्षी दलों का जो भी प्रतिपक्ष नेता है, उनकी भी भत्ता, यात्रा और तमाम भत्ता जो है उनको भी वृद्धि की गई है। तो निश्चित रूप से दोनों साधन तैयारी आप समझ सकते हैं कि चुनाव के माहौल को देखते हुए दोनों पार्टियों को बैलेंस करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। तो मुझे लगता है कि राज्य में इस प्रकार की चीजें निश्चित रूप से दोनों पार्टियों को साधने की कोशिश की गई।
अच्छा, लेकिन हमने बिहार में भी देखा था, बिहार में भी चुनाव के दौरान जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन उसका इतना कुछ खास फायदा होते हुए दिखाई नहीं दिया। अब जिस तरह से ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले चंपई सोरेन की अध्यक्षता में जेएमएम और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा बेशक उठाया जरूर है, कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद अगर ये पास भी हो जाता है उसके बाद जातिगत जनगणना झारखंड में कराई भी जाएगी। लेकिन क्या इसका कितना फायदा यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस को मिल सकता है? देखिए, इसका फायदा निश्चित रूप से जिस प्रकार के लोकसभा चुनाव में इनको मिला है, तो इस प्रकार से जिस प्रकार से दलित नाराज रहे हैं, जिस प्रकार से चुनाव के मैदानों में कांग्रेस ने संविधान बदलने की बात कही थी, और इसके डर से कई जो दलित क्षेत्र हैं राज्य के, उन विधानसभा में दलित को वोट नहीं, बीजेपी को वोट नहीं मिले। इसका कारण ये रहा है कि उन्हें डर लगा कि संविधान सच में कहीं बदला जा सकता है, इस ढंग के तौर पे फैलाई गई थी, जिसके कारण वो वोट नहीं दे पाए थे। इस प्रकार से वो अब ये कैसे झारखंड इंडिया गठबंधन या कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस प्रकार से वो चाहती है कि अब ये लोकसभा जो विधानसभा राज्यों की चुनाव हो रहे हैं, उन सभी तमाम आरक्षित सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति के विवेचित है, और उन सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हो, और इसके लेकर के ये जाति जनगणना का एक बड़ा एक फैसला लिया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस प्रकार लोकसभा में चुनाव में उनको फायदा मिला है, और वैसा ही फायदा इस विधानसभा में चुनाव मिलने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। बिल्कुल। वहीं अजय, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था, जब विपक्ष ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था तो उस वक्त बीजेपी ने इसका विरोध किया था। अभी क्योंकि अगर झारखंड की सियासत की बात करें तो अब क्या बीजेपी इस फैसले का या इसका विरोध यहाँ पर करती हुई नजर आ सकती है? जी बिल्कुल, ये विरोध निश्चित रूप से उनका दलील, बीजेपी का दलील यह कहना है कि अगर सरकार को यह फैसला लेना ही था तो ये पहले क्यों नहीं लिया, उनके पास पर्याप्त समय था, उस पर क्यों नहीं। अगर इतनी ही दलित और आदिवासी की इतनी बेचैती है अपने कहने वाले पार्टी है, तो वैसे में राज्य में वर्षों से जो निकाय चुनाव होना है वह इन्होंने क्यों नहीं कराई। तो निश्चित रूप से ये इस चुनाव बीजेपी जो है इस फैसले को चुनावी एजेंडा के रूप में देख रहा है। तो ये मुझे लगता है कि राज्य में इस प्रकार की चीजें निश्चित रूप से इस मामले को लेकर के सियासी झारखंड में तेज होगी। लेकिन एक तरफ अजय, जहां पर जेएमएम और कांग्रेस की, क्योंकि अभी झारखंड में इस दौरान सरकार है, लेकिन लोकसभा में हमने देखा कि बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, और बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा झारखंड में काफी प्रमुख दिखा, क्योंकि जो पूर्व सीएम है हेमंत सोरेन वो इस दौरान जेल में बंद है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आलमगीर आलम का पूरा मामला सामने आया, तो अब जिस तरह से झारखंड में अब सभी की निगाहें आने वाले विधानसभा चुनाव में है, अलग अलग मुद्दे यहां पर बुनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कौन सा मुद्दा कितना जनता के बीच जाता हुआ, और जो ये जातिगत जनगणना की बात यहां पर सामने आ रही है, जिस तरह से, क्योंकि अभी बहुमत यहां पर जेएमएम और कांग्रेस के पास है, तो साफ तौर पर जिस तरह से कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है, वो दिन दूर नहीं है जब विधानसभा में भी ये पास हो जाए। ये देखिए, विधानसभा का निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव राज्य में है, लेकिन जिस प्रकार से राज्य में जो वोटर्स की संख्या है वो आदिवासी की संख्या लगभग आप समझ सकते हैं कि 29% से अधिक है, और दूसरी तरफ जो दलित की वोटर है, जो माथे वोट कर सकते हैं, पूर्वी वोटरों का भी संख्या है वो 32% है, यानी ये, और मुस्लिम जो है राज्य में 19% है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो समीकरण जो देखी जा रही है, इस तमाम वोटों को साधने के लेकर के यह फैसला, लेकिन लगातार राज्य में सरकार हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री सदस्य होते हुए लगातार आदिवासियों को लेकर के एक से कई नई योजनाएं उन्होंने लागू की है। उनका सीधे एक ही निर्देश था कि जो राज्य में जो भी लोग हैं और जनजाति के जो जाति के जो लोग हैं उनको सीधी तौर से लाभ मिल पा रहा है, क्योंकि उनकी 4 वोटर्स माने जाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। तो इस प्रकार से राज्य में जो फैसला लिया गया है, निश्चित रूप से इन वोटों साधने की एक प्रकार की कोशिश और कार्रवाई की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि राज्य में जो भी विधानसभा है इनका फायदा इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से मिलेगा। बिल्कुल, यानी अजय, बिहार के रास्ते पर चलते हुए झारखंड सरकार ने भी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि जल्द जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अब आखिर विधानसभा चुनाव से पहले कितना जनता के बीच ये मुद्दा पहुंच पाता है, साथ ही जातिगत जनगणना का कितना फायदा जेएमएम और कांग्रेस को मिलता है, उस पर सभी की निगाह है। अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का यह मामला सामने आया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर प्रदर्शन की तैयारी है। छात्र संगठनों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एनटीए संस्था को रद्द करने की भी यहां पर मांग की गई है। तो बीते इस वर्ष जिस तरह से तमाम अलग अलग परीक्षाओं में धांधली के मामले सामने आए हैं, आपको बता दें कि 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, जिसके बाद महज परीक्षा के एक दिन बाद ही परीक्षा रद्द करने का फैसला यहां पर सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि धांधली की बातें सामने आई थी। तो यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने से जुड़ा यह पूरा मामला, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर जो छात्र संगठन है उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। छात्र संगठनों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एनटीए संस्था को भी रद्द करने की मांग यहां पर की गई है। यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो तमाम परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं भारत में कराई जाती है, ये सभी परीक्षाएं एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। ऐसे में अभी जिस तरह से नीट की परीक्षा में धांधली की बात सामने आई, उसके बाद अब नेट की परीक्षा में भी धांधली के बाद नेट की परीक्षा को रद्द करने का यहां पर फैसला लिया गया। उसके बाद एनटीए के विरुद्ध और एनटीए को रद्द करने की छात्र संगठन मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेंगे संवाददाता कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, जिस तरह से लगातार कई सारी परीक्षाओं में जो केंद्र एजेंसी की तरफ से परीक्षाएं कराई जाती हैं, उनमें कई सारी परीक्षाओं में धांधली की बातें सामने आई। यूजीसी नेट की अगर बात करूं, 18 जून को परीक्षा होती है, महज 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं और परीक्षा रद्द कर दी जाती है। वहीं नीट में भी हमने देखा किस तरह से धांधली की बातें सामने आ रही है। ऐसे लखनऊ में छात्र संगठन जो है आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। कितने बजे प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है और कहां पर? देखिए रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 18 जून को जो है यूजीसी नेट की परीक्षा होनी थी, ये परीक्षा 2 पाली में होनी थी। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक परीक्षा थी, शाम को 3 बजे से 6 बजे तक इसका समय रखा गया था। पेन और पेपर मोड से परीक्षा होनी थी, लेकिन जो है परीक्षा होने के बाद मात्र 24 घंटे ही बीते की परीक्षा लीक होने की वजह से, जो है पेपर लीक होने की वजह से इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है लोकसभा चुनाव बीतते ही एक कमेटी भी गठित करी थी कि जो उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो जो है वनडे एग्जाम हो, चाहे जो है सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, उस पर खासा नजर रखा जाए। और यूजीसी नेट परीक्षा को जो रद्द की गई है, इसकी जांच करने के लिए सीबीआई को आदेश भी कर दिया गया है। सीबीआई इसकी जांच भी कर रही है। और अगर प्रदर्शन की बात करें तो समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है, कांग्रेस की जो छात्र सभा है, वो दोनों छात्र सभा मिलकर जो है प्रयास लगाया जा रहा है कि आज लखनऊ के गेट पर प्रदर्शन भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा पिछली बार जो है कई बार जो ऐसा हुआ है, जब पेपर लीक हुआ है तो छात्र सभा के लोग थे, जो समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा के नेता थे, जो लड़के थे, उन्होंने लगातार प्रदर्शन करके और अपनी बात भी जो है सरकार से रखी थी और ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से लगातार ये परीक्षा पेपर लीक होने का दौर जारी है, इस पे आखिर में लगाम कैसे लगा पाएगी सरकार। और ये केंद्र सरकार की परीक्षाएं थी, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार पेपर लीक के मामले में फंसती नजर हुई आ रही है और लगातार वो विफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। जी भैया। कृष्णा, बिल्कुल जिस तरह से जो छात्र संगठन है आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है, जिस तरह से आपने बताया कि कई सारे छात्र संगठन इस प्रदर्शन में शामिल रहेंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर ये प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन को लेकर किस तरह से तैयारियां, छात्रों ने क्या जुटना वहां पर शुरू कर दिया है? और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की किस तरह से तैयारियां, प्रशासन क्या छात्रों से यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश कर रहा है कि कोशिश ये की जाए कि छात्रों को किसी भी तरह समझाया बुझाया जा सके? व्यवस्था की बात करें तो लखनऊ में विधानसभा के सामने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास भी जो है भारी मात्रा में पुलिस बल इकट्ठा है। अगर छात्रों की बात करें तो छात्र लगातार जो है एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जो उनके जिले के जो छात्र हैं, जो छात्र नेता हैं, जो जिले के जो है समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के जो पदाधिकारी हैं, वो भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है छात्र लगातार, पिछली बार भी एक बड़ा छात्रों ने प्रदर्शन किया था जब पेपर लीक हुआ था, तो उसी की तैयारी में छात्र लगातार जुटे हुए हैं। और लखनऊ यूनिवर्सिटी पे आने वाले कुछ घंटों में एक जो है अच्छा प्रदर्शन, एक अच्छा जो है जो छात्र सभा का एक अच्छा छात्रों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि
पेपर लीक होने से छात्रों में काफी आक्रोश भी है और छात्र लगातार जो है मांग कर रहे हैं सरकार से कि किस तरीके से पेपर लीक हो जाता है और गवर्नमेंट को कानों कान कोई भनक नहीं लगती है। ऐसे में छात्रों के भविष्य का क्या होगा। पेपर लीक का मुद्दा लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा समाजवादी पार्टी है, जो विपक्षी दल है, उन्होंने उठाया भी था, जिसका फायदा उन्हें साफ तौर पर दिखा। पेपर लीक एक काफी बड़ा मुद्दा यहां पर बना। अब एक बार फिर से जिस तरह से एनटीए की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, एनटीए को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में नेट का जो है पेपर रद्द हो जाना, नीट के पेपर में धांधली की बात सामने आना और यहां पर छात्रों का एक बार फिर से प्रदर्शन, क्या माना जाए, एक बार फिर से क्या इसे राजनीतिक रंग देने की यहां पर कोशिश की जा सकती है? देखिए रिया, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पेपर जो है लीक होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नीट की बात करें तो लखनऊ की एक लड़की ने जो है अपना वीडियो जारी करके आरोप भी लगाया था कि किस तरीके से उसके पेपर को फाड़ दिया गया और बाद में उसकी जो आंसर शीट थी वो भी जो है अपलोड नहीं की गई थी। तो लगातार ऐसी जो है घटनाएं घटती हुई नजर आ रही हैं। छात्रों में इसको लेकर आक्रोश लगातार पिछले कई जो है पेपर से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब छात्रों ने छात्र जो है एकदम एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि सरकार से उनकी जो है आमने सामने की लड़ाई होगी और इसमें देखना होगा कि अब सरकार क्या कदम उठाती है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में रोजगार को लेकर काफी जो है सहज नजर आई थी, तो वहीं पर छात्रों को लेकर भी पेपर लीक का भी मुद्दा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, चाहे इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता हों, जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर इसका आरोप लगाते आए हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है या प्रदेश सरकार है वो छात्रों को रोजगार नहीं देना चाहती है। विपक्षी गठबंधन ने सरकार पर तो ये भी आरोप लगाया था कि सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत ये पेपर लीक कराया जाता है कि ताकि छात्रों को रोजगार देखने को भी मिली कि विपक्ष द्वारा उठाए गए पेपर लीक के मुद्दे को जिस तरह से विपक्ष ने बुनाया, उसका साफ तौर पर फायदा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को देखने को मिला। हालांकि जिस तरह से पेपर लीक की बातें सामने आ रही है, यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया जाता है महज 24 घंटे बाद ही, अपने आप में काफी गंभीर ये सभी विषय। और इसके बाद अब छात्रों ने बढ़ चढ़कर सड़कों पर उतरना जो है शुरू कर दिया। हालांकि छात्रों के प्रदर्शन के बाद कितना असर यहां पर देखने को मिलता है उस पर सभी की निगाहें। कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं अयोध्या में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के पास के पियाऊ खराब पड़े हुए थे, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस खबर पर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया और मेयर साहब से जवाब तलब किया, जिसके बाद मेयर साहब धरातल पर उतरे और पियाऊ को ठीक करवाया और उनका जायजा लिया और जो खराब पड़े थे उनको जल्द से जल्द ठीक कराया। देखिए रिपोर्ट। यहाँ पे कोई पानी नहीं आ रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को भी जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे काफी दिक्कतें होती हैं। दिन मंगलवार, इंडिया वॉइस ने उठाई आवाज। 11-12 बजे 11 बजे ठीक है सर, 11 बजे सर, ये फाइनल है ना सर? हाँ। दिन बुधवार, एक्शन में आई शहर की सरकार। खराब पड़े प्याऊ में भर गया पानी, बुझी प्यास। ग्राउंड जीरो पर उतरे हम, किया समस्या का समाधान। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ कल जो सन्नाटा फंसा हुआ था, यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी और आज यहाँ पे श्रद्धालु जो है यहाँ पे पानी मिल रहा है, तो इससे जो है इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार करोड़ों खर्च करके पर्यटन और तीर्थ की नगरी की तर्ज पर विकसित कर रही है। भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, भगवान मंदिर में विराजमान हो गए हैं, जिनके दर्शन के लिए हर रोज हजारों लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच भी रहे हैं। लेकिन इस चिलचिलाती धूप में उन श्रद्धालुओं की प्यास बुझाने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। शहर की सरकार की तरफ से लगाए गए प्याऊ खराब पड़े थे, प्याऊ में पानी नहीं था, कई तो कबाड़ हो गए थे। प्रकोप
पूरी तरीके से देखा जा रहा है। इस समय अयोध्या में भी जो है टेम्परेचर जो है लगभग 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है और लोग देख सकते हैं कि यहाँ धूप में घूम ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए पानी की व्यवस्था को लेकर के, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टंकी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था है या नहीं है ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पानी नहीं आ रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को भी जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे काफी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एक तरफ तो टेम्परेचर है, दूसरी तरफ जो है पानी की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो नगर निगम है, नगर पालिका है, उसके द्वारा जो है यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं कराया गया, जिससे श्रद्धालुओं को भी दिक्कत होती है। जिस कारण पर्यटकों के साथ साथ आसपास के दुकानदारों को भी इस गर्मी में प्यास से काफी परेशान होना पड़ता था, लेकिन उनके दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह से पानी नहीं आ रहा है और जो है प्यासे मरे जवान सोचते को भर भर तोड़ के चले जाते, पानी भी नहीं निकलता ना आता सुबह से। दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो बहुत है पानी पीने की, पानी नहीं है तो जवान सोख रही है, प्यासे के मारे आदमी कई लोग घूम जाते हैं, कोई पानी पिए नहीं मिलता है। जल की तो समस्या है ही भैया, हम तो दिल्ली से आए दर्शन करने के लिए, इसलिए भाग रहे हैं पानी के लिए। तो पानी की बोतल तो पियेंगे ही पियेंगे। इंडिया वॉइस की नजर जब लोगों की परेशानी पर आई तो इंडिया वॉइस ने पुरजोर तरीके से इसको अपने मंच से उठाया, मेयर को लाइन पर लिया और इस समस्या को लेकर सवाल कर दिए, जिस पर सोया जिम्मेदार महकमान नींद से जागा और इंडिया वॉइस पर ऐलान किया कि वो धरातल पर जाकर इस समस्या को देखेंगे। आप समय निर्धारित कर दीजिए, आप हमारे साथ हमारे सहयोगी के साथ कब ग्राउंड पे चलेंगे बता दीजिए। आप जब कह दो। सर आपने अभी कहा कल, जब हम आपसे समय मांग रहे हैं तो आप समय नहीं बता रहे हैं सर। नहीं, आप कल निर्धारित कर लो, कल कितने बजे आपको शूट करेगा आप बताओ। कल 12 बजे मान लें मान जी। दोपहर में? हाँ दोपहर। एक बार जरा मैं देखता हूँ, कल दोपहर 12 बजे बताओ। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे आप बताइए, जब आप बताएंगे हम सब तैयार है पूरी तरीके से। आप तैयार हैं बताइए। आप 4 बजे रखो। 4 बजे। हाँ। एक बार आप फिर से बता दीजिए सर। 4 बजे ना? कल दोपहर, कल शाम को 4 बजे। ठीक। कल 4 मिनट होल्ड करिएगा 1 मिनट। हाँ नहीं सुनिए आप इसको ऐसा करिए, वो 11-12 बजे 11 बजे। ठीक है सर, 11 बजे सर, ये फाइनल है ना सर? हाँ। दिन आया बुधवार, मेयर अपने वादे के तहत ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और इंडिया वॉइस की टीम के साथ तमाम प्याऊ का जायजा लिया और जो प्याऊ खराब थे उनको ठीक करवाया। तो राम की नगरी अयोध्या में जो है भीषण गर्मी का प्रकोप तो चल ही रहा है, तो उसी तरह जो है इससे आने वाले श्रद्धालुओं को लोग पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। इंडिया वॉइस की खबर ने दिखाया कि जो ये वाटर कूलर है ये कई दिनों से खराब पड़ा हुआ था, इसको प्रमुखता से जो है इंडिया वॉइस ने चलाया है। उसके बाद जो है यहाँ की जो मेयर है त्रिपाठी ने मामले को ध्यान लिया और आज उन्होंने जो है कल खबर को देख करके जो है 11 बजे मिलने का वादा भी किया था और आज 11 बजे यहाँ पे मिल करके जो खराब पड़ी वाटर कूलर थे उसको यहाँ पे निरीक्षण भी कराया है। तो सभी वाटर कूलर जो है यहाँ पे ठीक चलते हुए नजर आए और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कल जो सन्नाटा फंसा हुआ था, यहाँ पे पानी की एक बूंदे नहीं थी और आज यहाँ पे लोग श्रद्धालुओं को जो है यहाँ पे पानी मिल रहा है। तो इससे जो है इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। साथ ही इस दौरान मेयर ने इंडिया वॉइस के जरिए अयोध्या की जनता से वादा किया कि वो फिर ऐसी समस्या नहीं आने देंगे और साथ ही व्यवस्थाओं को और अधिक दुरुस्त करेंगे। तो इंडिया वॉइस का अलग से धन्यवाद करना है, क्योंकि इन्होंने हमें अवेयर किया, हमारी व्यवस्थाओं में जो चूक थी उस पर उन्होंने उंगली उठाई और हम लोगों ने समय रहते उस व्यवस्थाओं को दूर किया। इंडिया वॉइस का और इसके जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद और उनका सबका फिर से अयोध्या में बहुत स्वागत। इंडिया वॉइस की सजगता और लोगों की समस्याओं के समाधान की वजह से जनता ने खुशी जाहिर करते हुए इंडिया वॉइस का आभार जताया। तभी तो हम हैं आपकी सोच, आपकी आवाज, यानी इंडिया वॉइस। तो
खराब पड़ी के चलते वो चलना तो शुरू हो गया, लेकिन ये इन लोगों की ये भी मांग है कि जो जल पियाऊ नगर है वो यहाँ पे ठंडा दे, जिससे जो है गर्मी में जो उनकी प्यास पूरी तरीके से बुझ सके। इंडिया वाइस ने जब इस खबर को पूर्णता से उठाया उसके बाद जो है यहाँ का स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान में आया है और जगह जगह जो खराब पड़े थे, कबाड़ पड़े थे, उन व्यवस्थाओं को और जो दूर दराज से यहाँ पे अयोध्या में श्रद्धालु आते हैं तो उनकी मंशा रहती है कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त मिले, लेकिन यहाँ पे जो तमाम व्यवस्थाएं मिली है उसको भी इंडिया वाइस ने प्रमुखता से उठाया है और उसके भी यहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने दूर करने का प्रयास किया। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विजय मिश्रा, इंडिया वाइस, अयोध्या। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।